गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो ये मेरा बच्चा आपके पास जो नेक्स्ट पेपर है वो है एसएससी जेई ने ले रखा है। एसएससी जेई में एग्जाम है ये 27 दिसंबर। ओके, और ये शिफ्ट 2 का है, 2020 शिफ्ट 2 का है। ओके, शिफ्ट 1 2 दो हुई थी, 1 हमने कर लिया और 2 का है ये पेपर है। तो मेरा बच्चा आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है जल्दी से जल्दी, और हम देखते हैं कि इन बच्चों को आता है ये। ओके, अबव क्रिटिकल प्रेशर रेशियो एडिशन ऑफ रीजनरेटर इन ब्रेटन साइकिल कॉजेज वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, कहता है कि ब्रेटन साइकिल में आपने ये सुना होगा रीजनरेटर, लेकिन कहता है क्रिटिकल प्रेशर से बाद में, क्रिटिकल प्रेशर तक आपको पता है कि क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो होती है, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो उस तक तो हमें ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर लगाना चाहें तो उससे क्या होगा? नो इफेक्ट इन साइकिल एफिशिएंसी, लॉस इन साइकिल एफिशिएंसी, लोअर कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर देन टरबाइन एग्जॉस्ट गैस, गेन इन साइकिल एफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको ये आंसर मुझे बताना है, ठीक है मेरे बच्चा? तो जल्दी से क्विक आप इसका आंसर देंगे और इसके बारे में बताएंगे। जी बेटा, बताइए इसके बारे में। आपके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पोल के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जल्दी से राइट साइड में देखिए पोल का ऑप्शन है। जिन्होंने इनका मतलब पता नहीं है वो जरूर इसके बारे में करें। ओके, हाँ जी बेटा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरा बेटा आप हमेशा के लिए याद रखें कि क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के बाद कोई फायदा नहीं है बेटा, कोई भी फायदा नहीं है कि क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, सीरियसली कभी भी कोई भी चीज हमें बताई जाती है, जैसे क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की बात बताई गई है, वहां पे हम कह देते हैं कि मैक्सिमम आप फ्लो देख सकते हो, नोजल के अंदर आप मैक्सिमम फ्लो देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि इससे ज्यादा अगर हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के बाद में भी कुछ करना चाहें तो फायदा नहीं, उल्टा नुकसान देगा। लॉस इन साइकिल एफिशिएंसी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास जो साइकिल एफिशिएंसी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। हम तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन ये कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलिए बेटा। ओके, और एक आइडल रीजनरेशन साइकिल की एक फॉर्मूला है मेरा बच्चा, उसको जरूर लिख लें। इसमें जो आरपी है ये क्या है हमारे पास, जो प्रेशर रेशियो है, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो हम देखेंगे कि रीजनरेशन साइकिल में अगर हम अबव जाते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो पे तो हमारे उसके बाद कोई फायदा नहीं है, एफिशिएंसी कम ही होती है। ये भी लिख लें बेटा, इसके बारे में नोट कर लें। ओके, फ्यूजिबल प्लग इन बॉयलर आर मेड ऑफ ब्रास, कास्ट आयरन, टाइटेनियम या स्टील। ओके, तो ये तो सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा 102 का। जिनको नहीं पता देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी इनको नहीं पता है। ओके, जल्दी से क्लिक कर दी बेटा, इसके ऊपर जल्दी से क्लिक कर दीजिए। शाबाश शाबाश। तो बेटा ये कोई कुछ बच्चे कास्ट आयरन का नहीं होता, इट्स ब्रास, ब्रास का बना होता है। इवन फ्यूजिबल प्लग की मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, उसमें आप देखोगे आपको चमक जो है उसकी ब्रास की अलग से दिख जाती है फ्यूजिबल प्लग में, तो ब्रास का बना होता है। टूल स्टील कंटेन्स कार्बन इन द रेंज ऑफ, तो टूल स्टील में कार्बन किस रेंज में होती है? 5 से लेके 1.5 तक, 0.3 से 0.6 तक, 0.2 से 0.9 तक, या 0.1 से 0.3 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 103 का। जिनको आता है वो जरूर आंसर बताएं, जिनको नहीं आता वो वेट करें जल्दी से। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 0.5 से लेके 1.5 जो होती है वो टूल स्टील में कार्बन की परसेंटेज होती है, टूल स्टील में। और इसके अलावा हम देखिए कास्ट आयरन की बातें करते हैं हम। अब कास्ट आयरन जो है हमारे पास, इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन, कार्बन एंड सिलिकॉन। इट इज हार्ड एंड ब्रिटल। क्या होता है? हार्ड और ब्रिटल। इसके अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप देख सकते हैं। और ये कार्बन कंटेंट सीआई में, कास्ट आयरन में 2 से लेके 2% से 6.67% तक होता है। ओके, और इसमें क्या होता है? कार्बन इसमें फ्री कार्बन इसके अंदर होता है, आयरन कार्बाइड इसके अंदर फ्री में होता है, मतलब ओपन होता है इसमें। ओके, कार्बाइड अलग से जो
प्रेसिपिटेट नहीं होते इसके, तो इसका फ्री होता है। इन जनरल द टाइप ऑफ कास्ट आयरन ग्रे है कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन एंड मेलेबल कास्ट आयरन। इसके अलावा ब्रास की देखें तो ब्रास देखिए तो हमारे पास अलॉय किसका, कॉपर और जिंक का। ब्रास किसका है, कॉपर और जिंक का है। और इसमें ब्रास में जो क्वांटिटी होती है वो वेरी करती है 5 से लेके 40% जिंक की 5 से लेके 40% तक वेरी कर सकती है। और कॉपर की 55 से लेके 95% बाय वेट, 95% बाय वेट। तो ये इसकी रेंज हो सकती है। इसके अलावा लो कार्बन स्टील के बारे में आप पढ़ सकते हैं, मीडियम कार्बन स्टील के बारे में और हाई कार्बन स्टील के बारे में। इसका मेनली जो आपको याद रखना है माइल्ड स्टील का वो है रेंज, ये रेंज जो है आपकी 0.15 से 0.3 तक, 0.15 से 0.3 तक की इसकी परसेंटेज कार्बन की होती है। और मीडियम वाले में देखेंगे तो हमारे पास 0.3 से लेके 0.8 तक होती है, 0.3 से 0.8 तक होती है। हाई कार्बन में 0.8 से लेके 0.2 तक होती है। तो इनकी रेंज जरूर याद कर लें बेटा, इनकी रेंज जरूर याद करें। इसके अलावा बहुत सारी बातें पूछते हैं लेकिन रेंज तो हमेशा पूछता है कार्बन की, क्योंकि ये स्टील में खास ही कार्बन आ जाता है। What is purpose of using meter rod and economizer device in some carburetor? क्यों यूज किया जाता है? कोल्ड स्टार्टिंग के लिए, पावर एनरिचमेंट के लिए, आइडलिंग के लिए या एक्सेलरेशन के लिए? ठीक है, जल्दी से इसके बारे में बता दीजिए, लीजिए बच्चे इसके बारे में जल्दी से। ये हमने पहले भी किया है क्वेश्चन, याद करें तो, याद करोगे तो इसके बारे में हमने पहले भी किया हुआ है। तो शाबाश, बी इज द राइट आंसर। पावर एनरिचमेंट के लिए, पावर एनरिचमेंट के लिए हम मीटर रोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इसमें डिवाइसेस है। एंड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, एक कहता है ऑयल है, यहां पे मैं बना के दिखाता हूं बेटा। ठीक है, ऑयल फ्लो कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 0.8 है, किसमें, वेंचुरी मीटर में। वेंचुरी मीटर में हमारे पास यहाँ पे है बेटा, ये वेंचुरी मीटर हम बना लेते हैं, ये लीजिए। और इसके अंदर जो है ऑयल फ्लो कर रहा है, इस तरह से हम ऑयल बना देते हैं, ये ऑयल फ्लो कर रहा है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है हमारे पास 0.8। ओके, और इसके अलावा क्या दे रखा है, इनलेट का डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर जो है वो D1 जो है हमारे पास कितना रखा है, 20 सेंटीमीटर। और इसके अलावा थ्रोट का डायमीटर दे रखा है, ये वाला डायमीटर जो रखा है D2 जो दे रखा है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। द ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर शोज अ रीडिंग ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा हुआ है, तो ये मैं बना देता हूं, मान लीजिए इस कलर से हम बना लेते हैं, और ये यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरह से बना लीजिए बेटा। ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ है, और इसका ये ऑयल जो है वो हमारे पास इस तरह से रीडिंग शो कर रहा है, रीडिंग शो कर रहा है, और ये ज्यादा, और यहाँ पे लो प्रेशर हम दिखा देंगे कि हमारे पास प्रेशर जो है लो है हमारे पास। और इसकी जो रीडिंग शो कर रहा है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो इसकी रीडिंग जो है वो 25 सेंटीमीटर शो कर रहा है। कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड। तो प्रेशर हेड का डिफरेंस हमें बताना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी जो है 13.6 दे रखी है, और ये सबको पता होता है, 13.6 जो है वो सबको पता होता है। ठीक है जी, शाबाश। तो हमारे पास 105 नंबर क्वेश्चन का जो कर सकता है वो करिए, नहीं कर सकते तो आप वेट कर सकते हैं इसका। तो हमारे पास क्या है मेरे बच्चा, अगर आपने इसका देखना है तो मेनली क्या है इसके अंदर, प्रेशर हेड का डिफरेंस। देखिए, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड। अब प्रेशर हेड P1 अगर देखोगे यहाँ पे P1 बाय रो जी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, P2 बाय रो जी, P2 बाय रो जी। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी, ये किसके बराबर आता है, H के। हेड, प्रेशर हेड का डिफरेंस, क्योंकि प्रेशर हेड यहाँ का, प्रेशर हेड डिफरेंस यहाँ का। और इसको निकालना चाहें तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं बेटा एक छोटे से फॉर्मूले से, छोटे से फॉर्मूले से। जैसे एक्स, ये जो रीडिंग है ना हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये यूज होगी हमारी। बाकी हमें इतनी टेंशन नहीं है, बाकी बहुत सारा कुछ दे रखा है, बाकी की टेंशन नहीं है कि ये भी यूज करना है वो भी यूज करना है, नहीं सर, वो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको एक फॉर्मूले से करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, क्या, एक्स एम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल -1, दैट्स इट।
ये अगर एक फॉर्मूला आप छोटा सा याद कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। मरकरी हमारे पास है, ऑयल हमारे पास है, हमने लिख दिया, और -1 इसमें हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या क्या है हमारे पास गिवन है। अगर आप देखोगे तो H, हमें H निकालना है। X क्या है, रीडिंग हमारे पास दे रखी है 10। अब 10 सेंटीमीटर है, अब इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 0.2 आ जाएगा, 0.2। और SM, M मतलब हमारे पास मरकरी, मरकरी का 13.6, 13.6, और ऑयल का मेरे पास कितना है, 0.8, 0.8। बस दैट्स इट, ये फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। ये क्या 10, अरे मेरे बच्चा, ये सॉरी, ये क्या दे दिया मैंने, ये वाला 10 नहीं, ये वाला, ये कहा रीडिंग, ये रही रीडिंग, तो रीडिंग ये रही रीडिंग ये है, तो इसका क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, ये 25 मतलब 0.25 आ जाएगा बस, क्योंकि वो वाली रीडिंग नहीं थी मेरा बेटा, ये नहीं थी, ये थी एक्स की वैल्यू, ये मैंने, ये डायमीटर था, ये दोनों डायमीटर थे, ये नहीं लेने, ये लेना है, रीडिंग एक्स का लेना है, बस दैट्स इट। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसका मीटर में निकालोगे, मीटर में है तो सेंटीमीटर में निकाल, सेंटीमीटर में रखोगे तो सेंटीमीटर में रख लेना। अगर ये आंसर सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में रख लेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इसको क्या कर दो, 25 सेंटीमीटर, बस ये रख लो, बस और कुछ नहीं करना। मतलब हमारा सेंटीमीटर में आंसर आएगा तो सेंटीमीटर में ही निकाल दो। ओके, तो इससे कर सकते हो आप। तो इसका राइट आंसर आएगा 400। आप करके देख लेना, अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ लेना बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, ऑप्शन सेंटीमीटर में है, मैंने देखा नहीं था सेंटीमीटर में था ऑप्शन। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही रहने दो, नो इशू। चलिए आगे। ओके, तो इसमें हमारा हो जाएगा, द एबिलिटी ऑफ ऑयल टू रेजिस्ट ऑक्सीडेशन दैट वुड यील्ड एसिड। ठीक है, स्लज वगैरह, मतलब हमारे पास रेजिस्ट करता है, एबिलिटी ऑयल की है कि रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, और उसके कारण क्या हो जाएगा, यील्ड एसिड, लिक्विड्स एंड स्लज, उसके कारण ये बनता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसकी एबिलिटी को हम बेटा कभी पढ़ना हो तो इसके बारे में याद रखना, क्या होती है ये, स्टेबिलिटी। ये क्या होती है, स्टेबिलिटी, इसकी एबिलिटी होती है ऑयल की, इसको हम स्टेबिलिटी बोलते हैं। ओके, द फंक्शन ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इन द रेफ्रिजरेटर साइकिल इज टू। तो ये तो आपको पता होगा, ठीक, ये तो आपको पता होगा, तो आप इसका रिप्लाई जरूर करें, 107 का सी और डी। लीजिए बेटे, जल्दी से क्लिक कर दीजिए। जल्दी से क्लिक कीजिए बेटा, शाबाश। ये भी क्वेश्चन देखो बेटा, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन रेपिटेशन वाले हैं। जो रेपिटेशन वाले हैं, आप मान लीजिए कि दोबारा दोबारा चांसेस कहीं ना कहीं मिल जाते हैं हमें ऐसे। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, कंट्रोल फ्लो। फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कैपिलरी ट्यूब का हम इस्तेमाल करते हैं। The mechanism which serves the purpose of dividing the periphery of a circular piece into a number of equal parts, कहता है कि हमारे पास सर्कुलर कोई पीस है और उसको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में। जैसे मैं अगर इसको डिवाइड करना चाहूं, मैं कहूंगा सर मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं, ये लीजिए, मैं इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड करना चाहता हूं, ये देखिए। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ऐसे, ठीक है, बात समझ आ रही है। ये देखिए, ये लीजिए बेटा, ठीक है, इस तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो। तो आपको ऑप्शन नहीं दी क्या मैंने, 108 का। बात तो समझ आ गई ना। लीजिए, ये बता दीजिए बेटा, ये बता दीजिए बेटा, इसका राइट आंसर बता दीजिए। राइट साइड में पोल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दिया। तो इसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं बेटा, इंडेक्सिंग प्लेट होती है हमारे पास, उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं।
ओके बच्चे, तो इंडेक्सिंग हम इससे करते हैं। तो आप देखोगे इंडेक्सिंग प्लेट होती है हमारे पास, लेथ मशीन में भी होती है। जब हम गियर कटिंग करते हैं तो उसमें इंडेक्सिंग प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, जब हमें पता हो कि हमें थ्रेड काटने हैं और उसमें थ्रेड काटने के लिए इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होता है, तो हम इंडेक्सिंग प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रीहीट साइकिल? रीहीट जब करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या इसमें से सही नहीं है, नहीं पूछा है ना, तो आपको मतलब इनकरेक्ट बताना है, ना कि करेक्ट बताना है। तो उसके कारण स्टीम रेट जो है वो इंक्रीज करेगा, उसके कारण हमारे पास नेटवर्क इंक्रीज करेगा, टर्बाइन वर्क इंक्रीज करेगा, या वर्क रेशो इंक्रीज करेगा। जल्दी से क्लिक करें बेटा, जल्दी से क्लिक करें। ये क्या है, वो इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट ना कि करेक्ट पूछा है। तो ये जो याद रखें क्वेश्चन में पूछा क्या है। ओके ग्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। स्टीम रेट इंक्रीज नहीं होता, इसके कारण कुछ स्टीम की सप्लाई नहीं हम बढ़ा लेते हैं कि स्टीम जल्दी से जल्दी आनी स्टार्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, नेट वर्क डन इंक्रीज करता है, टर्बाइन वर्क इंक्रीज करता है, वर्क रेशियो भी इंक्रीज करता है, ये सब कुछ इंक्रीज करता है। क्रोमियम इन स्टेनलेस स्टील प्रोवाइड्स, तो ये बहुत बार मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ, तो सबको पता है क्रोमियम हमारे पास क्रोजन रेजिस्टेंस के लिए होता है, ताकि जंग ना लगे, जंग ना लगे, क्रोजन ना हो। ओके, तो हमारे पास बेटा स्टेनलेस स्टील बहुत ही ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होने वाला है, और उसके अंदर क्रोमियम हम ऐड कर रहे हैं। देखिए बर्तन नहीं बनते थे पहले, नहीं बर्तन बनते थे स्टील के, जब इन्होंने क्रोमियम ऐड किया है और उसके बाद स्टेनलेस स्टील बनाया। स्टेनलेस स्टील का नाम भी सुनो, स्टेन मतलब दाग रहित, दाग रहित, दाग रहित रहित मतलब दाग नहीं लगते उसके ऊपर। तो हम देख लिए स्टील के बर्तन के ऊपर क्या दाग लगते हैं, कुछ भी नहीं लग रहे, साफ साफ चमक रहे होते हैं। तो हमारे पास वो दाग नहीं लगते, उसका कारण यही है कि उसके अंदर हमारे पास स्टेन जो नहीं लगती, जंग नहीं लगती। और वो कारण क्या है, क्रोमियम उसके अंदर है, क्रोमियम उसके अंदर है, और वो रेजिस्टेंस करता है रस्ट को। और ये स्टेनलेस स्टील, उसको आइनॉक्स स्टील भी बोलते हैं। नाम सुनो बेटा, आइनॉक्स स्टील, बताओ नाम सुनो इसका, आइनॉक्स स्टील। तो आइनॉक्स मतलब आयरन निकल एंड मिनिमम ऑफ 10.5% क्रोमियम, इतना ज्यादा क्रोमियम हम ऐड करते हैं, 10.5% क्रोमियम ऐड करते हैं। ओके मेरा बच्चा, तो ये बहुत ही जरूरी बात है, और ये सबसे ज्यादा हमें पता है कि फूड आइटम्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जरूर लिख लेना बेटा। एक तो ये आइनॉक्स स्टील नाम कभी आपने सुना नहीं होगा, तो आइनॉक्स वर्ड कभी अगर आपको आता है तो ये स्टेनलेस स्टील के साथ जुड़ा हुआ है। और क्रोमियम की जो परसेंटेज है 10.5%, ये इंपॉर्टेंट होती है इसके केस में। ओके मेरा बच्चा, इसके अलावा ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, निकल स्टील, इन सब का तो रट्टा मार ही लीजिए, आपको जैसा दिमाग में अच्छा बैठे कि ब्रास को मैं कैसे याद करूंगा, ब्रॉन्ज को कैसे याद करूंगा, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील का, और उसके अलावा जर्मन सिल्वर और निकल स्टील। ये तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100% इसमें से पता नहीं क्यों इनको प्यार है, अलॉय से प्यार है, अलॉय के बारे में पूछना ही चाहते हैं, हमेशा पूछना चाहते हैं, तो आपको जरूर पूछेंगे इसके बारे में। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। For floating body to be in stable equilibrium, where G is center of gravity, B is the center of buoyancy, M is matter center, तो इसमें से क्या होगा? स्टेबल के लिए हमें पता है, हमें क्या है कि M जो है ऊपर होना चाहिए, G नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, M और B कोइंसाइड नहीं, M और G कोइंसाइड नहीं, M is above G, M is above G, M हमारे पास नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, G हमेशा नीचे होना चाहिए। चलिए, in a refrigeration system, why is receiver installed in liquid line? तो liquid line के अंदर हम रिसीवर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये बता दीजिए बेटा। लीजिए आपके सामने ऑप्शन है और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। टू ड्राई द रेफ्रिजरेंट, टू वेट द रेफ्रिजरेंट, टू कलेक्ट द रेफ्रिजरेंट, टू हीट द रेफ्रिजरेंट, मतलब इसमें से ABCD ऑप्शन आप जल्दी से क्लिक कर दें। क्या होगा रीजन, क्लिक क्यों नहीं करते बेटा?
क्लिक करो बेटा, इस पे ऑप्शन पे क्लिक करना होता है जो आपको ऑप्शन देता हूँ। टू कलेक्ट द रेफ्रिजरेंट, एक जगह पे हम इकट्ठा करते हैं तो उसको रिसीवर कहते हैं कि रिसीव कर रहा है, वो लिक्विड लाइन के अंदर हम लगाते हैं और ये हमारे पास वहां पे इकट्ठा होता रहता है। इफ द बाईपास फैक्टर इज 0.3, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉइल और कॉन्टैक्ट फैक्टर। लीजिए, ये तो आसान है, ठीक है, ये जरूर बता दें। सरस्वती बेटा, राइट साइड में अगर आप देखोगे तो एक पोल का ऑप्शन है, देखिए पोल का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, उस पोल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है आगे से, ठीक है, ये क्वेश्चन करिए और पोल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, पोल, ठीक है, साइड में देखिए पोल का ऑप्शन आ रहा है, पोल के ऊपर क्लिक कीजिए, वहां पे देखिए आपके पास ABCD आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करें आप, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉइल क्या होगा, ये छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपको वो पता है तो आप ये कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। हाँ जी बेटा, बेटा चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, वो तो है, लेकिन अब मैं पोल दोबारा थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया करूंगा पोल का, ठीक है, साइड में, हाँ शाबाश। तो हमारे पास ये 0.3 है, तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला बेटा, क्या कि अगर आप लगाना चाहते हो बाईपास फैक्टर वाला, तो एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉइल क्या होती है, 1 माइनस बाईपास फैक्टर, बस 1 माइनस बाईपास फैक्टर। अगर एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉइल देखना है, 1 माइनस बाईपास फैक्टर कर दो, काम खत्म। तो 0.7 इज द राइट आंसर, 0.7 इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ आ गई बेटा, 0.7 इज द राइट आंसर। चलिए, अ कार्नोट इंजन रिसीव हीट एट 400 केल्विन, हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50%, व्हाट इज द सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स। तो कार्नोट इंजन का दे रखा है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर का पूछा है, आपको पता है किस तरह से निकालते हैं, बहुत बार आपको करवाया है, तो आपको 30 सेकंड देता हूं, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्या करें, ठीक है, लीजिए, यू हैव 30 सेकेंड्स और इसको जल्दी से कर दीजिए, 114 का, शाबाश, ठीक है, जल्दी से कर दीजिए बेटा। रेफ्रिजरेटर का पूछा है, हमेशा याद रखें किसका, रेफ्रिजरेटर का पूछा है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, जल्दी से बताओ बेटा। ओके बेटा, 1 मिनट है, 1 मिनट। क्वेश्चन हम कार्नोट इंजन के बारे में हमारे पास दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखी है, हमें ऑलरेडी एफिशिएंसी दे रखी है, 50% दे रखी है, तो हीट पंप का आपको सीओपी पता होना चाहिए पहले। देखो, आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला इसके अंदर याद रखना है, सीओपी ऑफ हीट पंप, हीट पंप ये हमें पता है क्या होता है, 1 अपॉन एफिशिएंसी, 1 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इंजन की एफिशिएंसी, ये निकाल लीजिए। और रेफ्रिजरेटर का हमें पता है क्या, कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का आपस में रिलेशन है, सीओपी ऑफ हीट पंप जो है और रेफ्रिजरेटर का आपस में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, +1 कर दीजिए बस। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप रेफ्रिजरेटर का निकाल सकते हैं। ये अगर देखोगे तो सीओपी ऑफ हीट पंप कैसे निकलेगा, सीओपी ऑफ हीट पंप ये है 1 अपॉन 0.5,
तो इसको करोगे तो 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख लीजिए और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकाल दीजिए बेटा, ये -1 कर दीजिए और ये क्या आ गया 1, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो 1 आ गया। तो मेरे पास किसने आंसर सही दिया है? ठीक है, तो आप देखिए बेटा, इतने आसान अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए तो मतलब सोने पे सुहागा है। कई चीजें जो है कई बच्चों को नहीं पता होती, अगर हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले, अगेन बार बार एक ही बात कह रहा हूं बेटा, दीवारें भर दो फॉर्मूले से, हर जगह पे फॉर्मूला लिखे होने चाहिए आपके पास, ठीक है, रिवीजन करते रहो। ओके, इसके बारे में आगे चलते हैं। व्हाट इज बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर? तो बैबकॉक और विल्कॉक्स बॉयलर क्या है, ये लिखिए, 115 का ए बी, लीजिए बेटा, ये आप बता दीजिए। हाँ, शाबाश शाबाश, गलत नहीं करना बेटा, कोशिश करो, चलो, लेकिन वही अगेन प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है, ये सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो प्रैक्टिस में तो जितनी गलतियां करोगे अच्छा है वो तो, ठीक है। चलिए, सो बी इज द राइट आंसर, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है ये, ना कि बाकी। इफ एनी सब्सटेंस इज कूल्ड बिलो इट्स ट्रिपल पॉइंट, कहता है किसी को हम सब्सटेंस को ठंडा करें ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से और वेपर बिकम सॉलिड, वेपर जो है सीधा ही सॉलिड बन जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन या एब्लिमेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर जल्दी से दे दीजिए, 116 का। लीजिए बेटा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, 116 के। इसमें भी कंफ्यूज हो गए क्या? सब्लिमेशन है या एब्लिमेशन है, इसमें भी कंफ्यूज हो गए क्या? देखो बेटा, सॉलिड से सीधा वेपर जब बनता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, सॉलिड से वेपर बनता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। लेकिन जब उल्टा होता है, उल्टा हमारे पास क्या होता है? एब्लिमेशन। वेपर से सीधा सॉलिड बन जाए उसको एब्लिमेशन बोलते हैं। सो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सुपरचार्जिंग इन डीजल इंजन इज डन प्राइमरी टू, तो हमारे पास सुपर चार्जिंग डीजल इंजन में क्यों की जाती है? इंप्रूव थर्मल एफिशिएंसी, रिड्यूस एग्जॉस्ट लॉसेस, इंप्रूव मैकेनिकल एफिशिएंसी या इंक्रीज स्पेसिफिक आउटपुट। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। जी बेटा, इसका राइट आंसर बताइए। नहीं 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 नहीं, ओके ग्रेट, डी इज द राइट आंसर। इंक्रीज स्पेसिफिक आउटपुट, स्पेसिफिक आउटपुट बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं सुपर चार्जिंग डीजल इंजन के अंदर। ओके, डीजल इंजन के अंदर। फॉर अ फुली डेवलप्ड फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप हैविंग डायमीटर 10 सेंटीमीटर, कहता है कि हमारे पास कोई पाइप है, उसका डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये क्या है? 10 सेंटीमीटर का डाया है। ओके, और वेलोसिटी उसके अंदर 0.2 मीटर पर सेकंड की है, वेलोसिटी कितनी रखी है? 0.2 मीटर पर सेकंड। एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखिए 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर? तो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? तो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसलिए डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर आपको पहले पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तो 64/RE, मतलब 64/RE का मतलब क्या है? रेनॉल्ड नंबर। अब रेनॉल्ड नंबर निकालना पता होना चाहिए, तो रेनॉल्ड नंबर अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो रो क्या होता है हमारे पास? रो वी डी बाय म्यू, रो वी डी बाय म्यू, और रो नीचे ले आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? वी डी बाय म्यू अपॉन रो। लेकिन म्यू बाय रो जो होता है वो क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो वी डी बाय म्यू,
ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो रेनॉल्ड नंबर आप निकाल सकते हैं। तो v हमारे पास है बेटा, वेलोसिटी ऑलरेडी है, डायमीटर ऑलरेडी है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। इसमें फॉर्मूले पुट करिए, re निकालिए, जो re निकलेगा यहाँ पे पुट कीजिए और आंसर लीजिए, बस इसका आंसर ले सकते हैं आप। बात थोड़ी सी समझ आ गई या नहीं? मतलब आपके पास जो जो चीजें गिवन है आपने उसी को यूज करना है। तो डायमीटर को आप मीटर में बदल लीजिए बेटा और उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, बस। तो फ्रिक्शन फैक्टर जो F है आपका निकल जाएगा। पहले ये निकालिए बेटा, V हमारे पास कितना गिवन था? V हमारे पास था कितना? V का वैल्यू है 0.2, V है वेलोसिटी 0.2 और ये 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 आ जाएगा। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी थी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -5। बस इसको फॉर्म कीजिए, जितना आंसर आता है यहां लिखिए 64/RE कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा बेटा 0.032, 0.032 बी इज द राइट आंसर। तो इसका 0.032 आ जाएगा, ये आप कर लीजिए। ओके, वैक्यूम प्रेशर, इसमें से वैक्यूम प्रेशर का फॉर्मूला कौन सा है? एग्जॉस्ट लॉसेस को कैसे कम करते हैं बेटा? वो प्रॉपर कंबस्टन अगर है ना आपकी, तो आपके पास जो एग्जॉस्ट लॉसेस है वो कम किए जा सकते हैं। प्रॉपर कंबस्टन जरूरी है आपकी, ठीक है। इसका बताएं बेटा 119 का, 119 का ये बता दिया आंसर। 119 का ये आपके सामने है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन। शाबाश, जल्दी से शाबाश। सो बी इज द राइट आंसर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसका राइट आंसर होगा। ओके, यहां पे आ जाइए। एन ओपन टैंक, एक ओपन टैंक है, कहता है इस तरह से, कंटेन वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 2 मीटर। तो हमारे पास जो वाटर है वो 2 मीटर की डेप्थ पर, एंड अबव इट एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। तो ये 0.2 मीटर तक तो, सॉरी 2 मीटर तक तो है पानी, ये पानी है, और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर ऑयल है। मैं ऑयल अलग कलर से बनाता हूं, यहाँ पे ऑयल है, ये कितना है? ये है हमारे पास, ये रहा। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है इसकी? और ये 1 मीटर की डेप्थ तक है, ये कितना? 1 मीटर की डेप्थ तक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है इसकी? 0.9। ये गिवन है। फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड। यहाँ पे कहता है यहाँ पे प्रेशर बताओ। तो यहाँ पे अगर प्रेशर पूछता है तो बेटा सीधी सी बात है, यहां से लेके नीचे तक की हाइट ये कितनी? 1 मीटर। तो ये प्रेशर क्या होता है? रो जी एच, रो जी एच। रो लगाइए, जी लगाइए और एच लिए। रो कितना होगा? 900। जी कितना होगा? 10 अगर मान ले, तो एच हमारे पास 1, तो काम खत्म बेटा, ठीक है। अगर कैलकुलेटर है तो 9.8 ले लेना आप, 10 मत लेना जी को, 9.8 ले लेना। अगर कैलकुलेटर से जल्दी आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 9.81 ले लेना। तो वो 9.81 जो लोगे आप, उसके कारण 8829 इज द राइट आंसर। 8829 इज द राइट आंसर, इससे आपका आंसर आ जाएगा।